एविडेंस, या आपसे पूछ देगा 2 मार्क्स के लिए डिफाइन एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स, ठीक है, और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू अ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर एनी इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज ओरल एविडेंस, ठीक है। देखिए एविडेंस आपको पता है कि मेजर 2 तरीके का होता है, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट के तौर पर ही कोर्ट जो किसी मैटर में एक्सेप्ट करती है, ठीक है, किसी प्रोसीडिंग के दौरान, तो उसको एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। उसमें ओरल एविडेंस भी हो सकता है, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकता है। मैंने एविडेंस के टाइप्स भी बता दिए थे, बराबर। तो अगर आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए कि एविडेंस क्या होता है, तो एविडेंस का मतलब है ऑल स्टेटमेंट्स, ठीक है, या ऑल दोज स्टेटमेंट्स विच कोर्ट परमिट, ठीक है, किसी प्रोसीडिंग के दौरान, कि भाई तुमको कुछ बोलना है तो वो ले लो, कोई एविडेंस है तो वो ले लो, ठीक है। तो जो भी रहता है आप उसको अगर कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो वो उसको एविडेंस कहा जाता है। एविडेंस के टाइप्स मैंने बता दिए थे, मेन होता है 2, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। और बाकी अदर जो एविडेंस होता है उसके भी बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। अभी है दूसरा टॉपिक मेन, फैक्ट और फैक्ट इन इशू। फैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसका कुछ तथ्य होगा ना। जैसे मैं मालिक हूँ रूम का और मेरा भाड़ोतरी मेरे रूम में रहता है, ठीक है, और वो पैसा नहीं दे रहा है या भाड़ा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट है, ठीक है। अब जहाँ से विवाद शुरू होता है उसको बोला जाता है फैक्ट इन इशू। इशू का मतलब क्या है, जो भी तथ्य आपके पास है वहां से जो विवाद शुरू होता है वो होता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, स्टोरी, जो भी हर केस का स्टोरी होता है, हर केस का फैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो फैक्ट डिस्प्यूटेड होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फैक्ट इन इशू, ठीक है। अब ये फैक्ट इन इशू जो होता है, अगर क्रिमिनल केस में होता है तो उसको बोला जाता है चार्ज फ्रेम करना, ठीक है, विवादित तथ्य को चार्ज फ्रेम किया जाता है। सिविल मैटर है तो उसको बोला जाता है आपको इशू फ्रेम करना, ठीक है, कि भाई विवाद क्या है। तो सिविल मैटर में इशू फ्रेमिंग होता है, जो फैक्ट इन इशू होता है ना, विवाद का जो जड़ होता है उसको जो कोर्ट अपने अंडर लेता है तो उसमें इशू निकालता है, उसको बोला जाता है इशू फ्रेम करना, कि भाई इस केस में डिस्प्यूटेड पॉइंट क्या है, ठीक है। तो एविडेंस हो गया, फैक्ट हो गया, फैक्ट इन इशू हो गया, ठीक है। अभी अगला है रिलेवेंट फैक्ट। तो रिलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एविडेंस है जो फैक्ट इन इशू के कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिलेवेंट फैक्ट। जैसे कोई विवाद है, ठीक है, अब विवाद जैसे मान के चलो, मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया, मेरा रूम है और मेरा एक भाड़ोतरी है, वो भाड़ा नहीं दे रहा है, बराबर। तो ये भाड़ा नहीं दे रहा है तो ये क्या है, डिस्प्यूटेड पॉइंट यहाँ से होगा कि कब से वो भाड़ा नहीं दे रहा है, ठीक है, और कब से मुझे भाड़ा चाहिए, ये हो गया डिस्प्यूटेड पॉइंट। अब इससे कोई कनेक्टेड पॉइंट होगा ना कि वो मेरा पिछले महीने का भी भाड़ा नहीं दिया था, तो ये क्या है, भाड़े से कनेक्टेड हो गया ना वो। तो कोई भी डिस्प्यूटेड फैक्ट जो होता है, कोई भी फैक्ट इन इशू जो होता है, उससे कनेक्टेड जो भी फैक्ट होगा वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी फैक्ट डिस्प्यूटेड फैक्ट से या फैक्ट इन इशू जो फैक्ट है उससे अगर इतर है, मतलब उससे कनेक्टेड नहीं है, तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, उसको बोला जाता है फिर इररिलेवेंट फैक्ट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूटेड फैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए वो, ठीक है, फैक्ट इन इशू से। तो ये हो गया आपका रिलेवेंट फैक्ट। अभी मैं मेजर बता के आगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, ठीक है, आप लोगों को ये सब पहले बताया है ना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। अभी तक समझा आप लोग एविडेंस क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट जो कोर्ट अपने प्रोसीडिंग के दरमियान लेता है, ठीक है, फैक्ट इन इशू या कोई भी फैक्ट है उससे जुड़ा हुआ, तो वो एविडेंस कहलाता है। एविडेंस मेजर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री। ओरल का मतलब होता है जो गवाही दिया जाता है मुंह से बोल के, बराबर, तो वो ओरल। जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बराबर। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया अभी कि
फैक्ट क्या होता है? फैक्ट का मतलब कोई तथ्य, स्टोरी, जो भी डिस्प्यूटेड फैक्ट है उससे पहले उसका स्टोरी तो कुछ रहा होगा ना कि कहाँ से शुरू हुआ है, तो वो उसको बोला जाता है फैक्ट। अब फैक्ट में जहाँ से डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, बराबर, तो उसको बोला जाता है फैक्ट इन इशू, जहाँ से वो अराइज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया रेलेवेंट फैक्ट, कोई भी फैक्ट जो डिस्प्यूटेड फैक्ट से कनेक्टेड हो, ठीक है। कोई भी ऐसा इशू है, फैक्ट इन इशू है, जहाँ से विवाद शुरू हुआ है, तो उससे जो भी कनेक्टेड फैक्ट होगा उसको कोर्ट रेलेवेंट फैक्ट मानेगा। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो इररेलेवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ, थम्स अप एक दे देना तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका, अभी हमारा क्या है, रेस गेस्टे। रेस गेस्टे का मैंने बताया था। देखो, आपको पता होगा एविडेंस जो होता है एक हियर से भी होता है, ठीक है। तो हियर से एविडेंस को कोर्ट अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कहीं सुनी बातों को कोर्ट जो है वैसे भी नहीं मानता। मान के चलो मैंने बोला कि राम को मैं मारूंगा या राजू को मैं मारूंगा, बराबर, मैं ये ऐसा बोल रहा था, और पूजा ने ये सुन लिया कि सुजीत बोल रहा था कि वो राजू को मारेगा, तो पूजा की बात कोर्ट मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हियर से है, मुंह से बोल के थोड़ी ना किसी को किसी ने बोला और कोर्ट मान लेगा कि इसके मुंह से सुना था, तो ऐसा नहीं होता। तो हियर से एविडेंस नहीं लेता कोर्ट। उसके 2-3 एक्सेप्शंस हैं। क्या है? पहले होता है एक्सपर्ट विटनेस। अगर कोई एक्सपर्ट विटनेस है, ठीक है, उन्होंने कोई बात कही है, तो उसमें हियर से भी अगर वो है तो वो चल जाएगा। दूसरा होता है क्या? डाइंग डिक्लेरेशन। कोई इंसान मरते समय कुछ बोला और किसी थर्ड पार्टी ने सुना। मरने वाला आदमी तो खुद आके कोर्ट नहीं बोलेगा, कोई तीसरा आदमी ही सुनेगा और वो बोलेगा, तो वो भी एक्सेप्शन होता है। और तीसरा होता है रेस गेस्ट, ठीक है। रेस गेस्ट बोलता है कि देखो, कोई भी इंसान है, अगर वो कुछ तथ्य दे रहा है, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट होने से पहले वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, और वो एक्ट उसी बोलने के साथ ही हुआ है, कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, तो वो होगा रेस गेस्ट है। और ये भी हियर से का एक्सेप्शन होगा, मतलब कोर्ट इसको भी मानेगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, 2-3 दिया था। एक महिला है और एक मतलब पति पत्नी कार से जा रहा है। महिला बोली कि थोड़ा उतरना है नीचे मुझे। जैसे ही वो महिला नीचे उतरी, उसका पति भी निकला, तब तक एक कार से उसके ऊपर चढ़ा दिया। अब उसका पति मरने से पहले बोलता है कि ये सामने वाला जो कार गया उसने मुझे ठोका, ठीक है। अब महिला कार की तरफ देखती है और तब तक उसका पति मर जाता है। तो ये क्या है? रेस गेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो जो मर्द था वो बोला, ठीक है, अब बोलने के बाद वो मर गया और उसने इशारा किया कि उसने किया, तो ये क्या है? ये बोला, मरा, कार सामने है, कनेक्ट है, एक दूसरे से तीनों लिंक कर रहा है, बराबर। तो इसको कोर्ट ने रेस गेस्ट है माना। और जो वो ड्राइवर था, कार का ड्राइवर, जिसको इसने मरते समय इशारा किया, कोर्ट ने माना कि ये रेस गेस्ट है और वो लाइबल होगा। एक मैंने और एग्जाम्पल दिया था, एक केस लॉ का, इंग्लिश केस लॉ था, कि एक महिला थी, वो घर पे कुछ कर रही थी, ठीक है। अचानक से वो कॉल की कस्टमर केयर को कि मुझे पुलिस से बात करना है, और वो बहुत हड़बड़ाई थी, ऐसा लगता था कि कोई उसको मारने वाला है, ठीक है। और उसको बोला कस्टमर केयर ने, मैडम मैं तुरंत अभी पुलिस को कनेक्ट कर देता हूँ, आप कहाँ से बोल रही हो, सिर्फ एड्रेस बता दो। वो महिला एड्रेस बताई और वो महिला का आवाज़ कट गया, ठीक है, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। तुरंत ये जो कस्टमर केयर था उसको लगा कि उसकी जान खतरे में है, और वो कस्टमर केयर ने जो सुना, तुरंत उसने पुलिस को भेजा उस एड्रेस पे। वहाँ पुलिस पहुँचता है तो उस महिला की मौत हो चुकी होती है। उसका पति हाथ में रिवॉल्वर रखा रहता है और साफ कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं रिवॉल्वर साफ कर रहा था तो उसको लग गया गलती से। अब यहाँ पे कोर्ट ने माना कि ये रेस गेस्ट होगा और उसके पति को जिम्मेदार माना। क्यों? क्योंकि उस महिला ने जब कॉल किया, ठीक है, तो पहला कॉल हुआ, कॉल से कनेक्टेड उसकी डेथ हो गई। अब जैसे ही कॉल किया तो जिसने सुना उसको पता चला ना कि भाई ये महिला डरी हुई थी। कोई भी बंदा अगर बंदूक साफ करेगा तो उसकी बीवी डर क्यों जाएगी? संभव ही नहीं है कि उसकी बीवी डर जाएगी। वो जानबूझ के मारने वाला होगा तब तो वो महिला वो डरी हुई कॉल की थी। तो जो कस्टमर केयर ने सुना कि महिला डरी हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो हियर से हो गया ना, किसी के बोलने से थोड़ी ना एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने माना कि महिला ने कॉल
किया और कॉल से कनेक्टेड ही उसकी मौत हुई, ठीक है, तो ये रेस गेस्टे होगा। और ये सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर भी उसके पति को जेल हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि रेस गेस्टे में फॉल हुआ, और रेस गेस्टे हियर से का एक्सेप्शन है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस पे भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि 30 ईयर ओल्ड, ये एक्चुअली क्या है पता है? 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट वाला प्रिजम्पशन का केस है, ठीक है। प्रिजम्पशन आप लोगों को बताया था मैंने, प्रिजम्पशन 3 टाइप का होता है। एक होता है मे प्रिज्यूम, दूसरा होता है शैल प्रिज्यूम, तीसरा होता है कंक्लूसिव प्रिज्यूम, ठीक है, या कंक्लूसिव प्रूफ भी बोला जाता है। मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कोर्ट को लगेगा तो मानेगा, ठीक है, कोर्ट को नहीं लगेगा तो नहीं मानेगा, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ठीक है। आप कुछ डॉक्यूमेंट दे रहे हो, ठीक है, या आपके नज़र में सही है, कोर्ट के नज़र में जरूरी है कि वो सही हो, तो कोर्ट को अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश किया है तो कोर्ट को लगेगा ये सही है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, कोर्ट को लगेगा ये सही नहीं है तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट हो जाता है किस वाले मामले में? मे प्रिज्यूम के मामले में, ठीक है। शैल प्रिज्यूम का मतलब होता है कोर्ट के पास कोई भी डॉक्यूमेंट आया है या कोर्ट के पास कोई भी तर्क दिया जाता है तो कोर्ट को मानना पड़ेगा। शैल मतलब मानना है आपको, अनटिल एंड अनलेस कि वो आप उसको डिस्प्रूव ना कर दो। मैंने बोला कि ये महिला जो है क्या बोलते हैं इसको, शादीशुदा थी और इसका जो है 7 साल से पहले मरी है, तो ये डाउरी डेथ है, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा कि ये डाउरी डेथ है, ठीक है। अनटिल अनलेस कि मैं उनको ये ना बता दूं कि सर ये डाउरी डेथ नहीं है, ये ट्रेन से जा रही थी वहां गिर गई, तो उसमें डाउरी डेथ क्या हो गया? ट्रेन से वो अकेले जा रही थी, वो गिर गई, तो उसमें डाउरी डेथ का क्या कनेक्शन है? बराबर। तो मे प्रिज्यूम का मतलब होता है कि जब कोर्ट को लगे मानेगा, नहीं लगेगा नहीं मानेगा, ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। शैल प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दे सामने वाला, ठीक है। और तीसरा होता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि आप उसको डिस्प्रूव कर ही नहीं सकते, कोर्ट को पहली बात तो मानना पड़ेगा, और आप उसको ऐसा नहीं है कि आप कोई डॉक्यूमेंट दिखा के उसको डिस्प्रूव कर दो। हाल ही में मैंने आपको एक जजमेंट भी भेजा था ग्रुप में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति पत्नी है, ठीक है, और कितना था 280 दिन के भीतर शादी हुआ है और डाइवोर्स नहीं हुआ है, तब तक अगर 280 दिनों के भीतर किसी पति पत्नी के बीच अगर कोई बच्चे होते हैं तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा, चाहे वो उस दिन या किसी तीसरे दिन बॉयफ्रेंड के साथ सोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये कोर्ट में प्रूफ भी नहीं करोगे कि भाई वो किसी और के साथ सोई थी, नहीं, कोर्ट मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंक्लूसिव प्रूफ में आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई पति ने बोला कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तो कोर्ट ने बोला नहीं तुम्हारा ही है, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ में ये प्रावधान है कि भाई 280 दिन के भीतर अगर कोई बच्चा होगा तो वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके का। तो ये 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट वाला जो सीन है, कोर्ट का ऐसा मानना है कि कोई भी बंदा अगर 30 साल से डॉक्यूमेंट संभाल के रखा है तो वो लेजिटिमेट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस कि कोई सामने वाला उसको डिस्प्रूव ना कर दे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट है ये शैल प्रिज्यूम के अंडर कवर होता है। तो कोर्ट क्या बोलता है इसको कि भाई कोई अगर 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट दे रहा है तो 30 साल उसने संभाल के रखा है, अगर 30 साल संभाल के रखा है तो जेन्युइन ही होगा ना। कोई किसी का डॉक्यूमेंट कोई क्यों रखेगा तीसरा आदमी? मेरा डॉक्यूमेंट है तभी तो मैं रखा हूं ना। तो कोर्ट इस हिसाब से उसको मानता है कि नहीं वो एकदम करेक्ट है और उसका ही वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन जब तक कोई उसको डिस्प्रूव ना कर दे, अगर कोई डिस्प्रूव कर देगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका जजमेंट इन रेम, ठीक है। जजमेंट इन रेम का मतलब होता है जजमेंट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल वर्ड में। और ये जो जजमेंट इन पर्सोनम है, जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब है कि जजमेंट इन अगेंस्ट इंडिविजुअल, किसी इंसान के अगेंस्ट अगर कोई जजमेंट है या किसी इंसान के ऊपर कोई बाइंडिंग जजमेंट है तो उसको बोला जाता है जजमेंट इन पर्सोनम। पर्सोनम का मतलब पर्सनली लाइबल है उस जजमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन जजमेंट इन रेम का मतलब है कि वो जो जजमेंट उसको मिला है वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, ठीक है, ऐसा। तो 2 टाइप के जजमेंट होते हैं, ये भी आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। डिफाइन जजमेंट इन रेम,
या डिफाइन जजमेंट इन पर्सोनम, ठीक है। तो पर्सोनम का मतलब होता है अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, और जजमेंट इन रेम का मतलब होता है कि कोई भी जजमेंट जो मिला है वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट एलिबाई, इसी को बोला जाता है प्ली ऑफ एलिबाई। यहाँ पे एलिबाई लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है, देखो लिखा है एलिबाई का मतलब एल्सवेयर, कि मतलब आप कोई भी आपका मैटर है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, बराबर, तो एफआईआर दर्ज हुआ है और आप कोर्ट में बोल दो कि सर जहाँ पे ये एफआईआर दर्ज हुआ और जिस अपराध में मेरा नाम लिया गया है मैं वहाँ पे था ही नहीं, सिंपल, ठीक है। एलिबाई का मतलब कहीं भी, वहाँ छोड़ के, तो आप वहाँ नहीं थे तो प्ली ऑफ एलिबाई लगाइए, ठीक है। इसके बाद है अगला है आपका इंपॉर्टेंट चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस का मतलब सिंपल लिखना याद से, ठीक है, कि कोई भी ऐसा विटनेस जो 18 साल से नीचे का हो और कोर्ट के द्वारा पूछे गए सवालों को सही सही समझ पा रहा हो और उसका जवाब सही सही दे पा रहा हो, तो वैसे विटनेस को चाइल्ड विटनेस माना जाएगा और कोर्ट ऐसे चाइल्ड विटनेस को अलाउ करती है, ठीक है। उसमें एज का कोई भी मैटर नहीं, 18 से कम होना चाहिए। अब कोई बच्चा 5 साल का है, बराबर, और सवाल जज ने उनसे पूछा और वो सवाल सही से समझ पाया है और जवाब भी सही सही दे रहा है, तो वो 5 साल का बच्चा भी चाइल्ड विटनेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन ही है। तो यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है ना? ओके। चाइल्ड विटनेस का याद रखना, हाँ, कि मतलब 18 साल से नीचे का होना चाहिए और एज कोई भी हो 18 साल से नीचे होना चाहिए और सवाल जज के द्वारा जो पूछा जाता है वो सही से समझना चाहिए और उसका जवाब सही सही देना चाहिए, भले वो 5 साल का हो, 6 साल का हो, 7 साल का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला इंपॉर्टेंट है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रूव्ड का मतलब है कि कोर्ट जो है कोई भी फैक्ट कोर्ट के सामने दिया गया है, ठीक है, और कोर्ट ये मानता है कि ये ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है, तो उसको प्रूव्ड माना जाएगा, ठीक है, जिसको कोर्ट ने मान लिया। डिसप्रूव्ड का मतलब होता है कि भाई कोर्ट के सामने जो आया है उस कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो उसको डिसप्रूव्ड माना जाएगा। और नॉट प्रूव्ड का मतलब है कि ना तो अभी तक प्रूव हो पाया है और ना ही डिसप्रूव हो पाया है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा नॉट प्रूव्ड। 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों से पूछा ही जाता है सवाल, हमेशा याद रखना, डिफाइन प्रूव्ड या डिफाइन डिसप्रूव्ड या डिफाइन नॉट प्रूव्ड। तो प्रूव्ड का मतलब है कि कोई भी ऐसा फैक्ट आपने कोर्ट के सामने रखा है जिसको में कोर्ट को भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, बिलीव करता है कोर्ट, या कोर्ट को लगता है कि या ऐसा हो सकता है, एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्टेंस के टाइम पर कोर्ट उसको प्रूव्ड मानेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी फैक्ट कोर्ट को बताया गया है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, या एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा, तो उसको बोला जाएगा डिसप्रूव्ड, ठीक है। और नॉट प्रूव्ड का मतलब है कि अभी तक उसको ना प्रूव कर पाया है ना डिसप्रूव कर पाया है, तो वो होता है नॉट प्रूव्ड। समझ में आया ये तीनों? हेलो, ठीक है। अभी अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सपर्ट विटनेस, ये भी पूछा जाता है, हाँ। एक्सपर्ट विटनेस का मतलब होता है कोई भी एक्सपर्ट, जैसे मान के चलो आप लोगों को पता होगा कोई चेक पे साइन करता है, तो कभी कभी क्या होता है वो साइन के बारे में कोर्ट में आता है कि सर मैंने तो साइन किया ही नहीं था, ये किसी और का साइन है। तो ऐसे केस में जो सिग्नेचर एक्सपर्ट होता है उसको बुलाया जाता है कोर्ट में कि भाई आप बताओ, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्सपर्ट, ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। कोई केमिकल का कोई केस है, ठीक है, कि भाई ये जो दारू मतलब ये जो मरा है इसको पहले जूस पिलाया गया था और जूस जो पिलाया गया था वो ये वाला था। अब कोर्ट बोलेगा कि यार इस जूस में था क्या, तो उसको पता करने के लिए कोई केमिकल एग्जामिनर को बुलाया जाएगा ना, तो केमिकल एक्सपर्ट होता है। कोई होता है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, जैसे कोई वेपन लाया गया तो वेपन, जिस वेपन से मर्डर हुआ था उस वेपन पे उसका फिंगरप्रिंट होगा ना, मुझे बोलेगा कि इस पे चाकू पे फिंगरप्रिंट है किसी का, बता दे, बता पाऊंगा क्या? मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी स्टडी नहीं की है।
तो जो उसका स्टडी किया होगा, फिंगरप्रिंट कैसे निकालते हैं, फुटप्रिंट कैसे निकालते हैं, शू प्रिंट कैसे निकालते हैं, उसको पता होगा, तो वो उस फील्ड का क्या माना जाता है, एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट विटनेस का मतलब वही होता है, जैसे कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो या कोई इंजीनियर वो हो, मतलब एक्सपर्ट हो, कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है, कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है, कोई केमिकल एक्सपर्ट होता है, बराबर। तो ऐसे विटनेस की जब जरूरत पड़ती है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको बुलाते हैं, उसके ओपिनियन लिए जाते हैं, बराबर। तो यही होता है आपका एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक्सपर्ट का ओपिनियन कब कब रेलेवेंट होता है, ये भी सवाल बनता है, ठीक है, कि एक्सपर्ट का वो ओपिनियन जो है कब कब रेलेवेंट होता है। देखो लिखा है, ओपिनियन ऑफ नॉन एक्सपर्ट या थर्ड पर्सन, कोई तीसरा बंदा है, जैसे मान के चलो कोई पार्टी है, डिस्प्यूटेड पार्टी, तो वो दोनों पार्टी हो गया, बराबर। अब उसके तीसरा जो आएगा विटनेस, वो कौन होगा, एक्सपर्ट होगा, बराबर। थर्ड पर्सन कौन होगा, एक्सपर्ट होगा। तो उसका जब वो लिया जाता है एविडेंस, तो उसका एविडेंस लेने के लिए सबसे पहले कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, पहली बात। पहला रीजन ये है कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उसका क्रॉस होगा, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट अपना विटनेस दे रहा है उसका अपोजिट पार्टी क्रॉस करेगा, ठीक है, ये दूसरा बात। तीसरा ये कि जो भी एक्सपर्ट अपना विटनेस दे रहा है या जो थर्ड पार्टी अपना विटनेस दे रहा है, उसको अपने विटनेस देने के पीछे का रीजन बताना पड़ेगा। जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाता है, तब उसके विटनेस को या उसके ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाता है। समझ में आया ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस या थर्ड पर्सन, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आपको यही लिखना है, पहली बात तो कोर्ट उसके ओपिनियन से सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा कि अपोजिट जो लॉयर होता है वो उससे क्रॉस करके वो खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए। और तीसरा, जो भी विटनेस अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, उसके पीछे का उसको रीजनिंग देना होगा कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तब ये तीनों हो जाने के बाद कोर्ट उसके जजमेंट वो विटनेस को एक्सेप्ट करेगा, रेलेवेंट मानेगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हियर से एविडेंस। हियर से तो मैंने बता दिया था ऊपर में भी, ठीक है। हियर से का मतलब होता है कि भाई किसी ने बोला और आपने सुना, ठीक है, आपने देखा नहीं कि वो किया या नहीं किया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं राजू को मारूंगा, ये बात किसी ने सुन लिया और वो बोलता है कि मैंने सुना था, सुजीत बोला था, वो उसको मार देगा, ये क्या है, हियर से है। और कोर्ट जो है हियर से एविडेंस को कंसीडर नहीं करता, उसके कुछ एक्सेप्शन है, उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं, बाकी नहीं होता है, ठीक है। तो यही होता है हियर से एविडेंस। आपको और ज़्यादा लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई हियर से एविडेंस जो होता है वो बेस्ट एविडेंस के श्रेणी में नहीं आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और हियर से एविडेंस जो है, अगर कोर्ट कभी ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे हियर से लेना एकमात्र ऑप्शन है, तो कोर्ट वहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस लेगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा विटनेस है, या जैसे मान के चलो किसी का मर्डर हो गया, बराबर, अब वहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है जिससे ये साबित हो कि इसको किसी ने मारा है, बराबर। और वहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट हियर से एविडेंस का कोई क्लू मिलता है कोर्ट के पास, तब कोर्ट मान लेगा उसको, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसमें भी कोरोबोरेटिव एविडेंस का रोल आता है कि भाई उसको कोई कोरोबोरेट करना चाहिए कि भाई इसने बोला था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए ना जो उसके बोलने से कनेक्ट होता हो। जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, ठीक है, डीप में रामा राव का मंगा लो या एशियन का मंगा लो, ठीक है, उसमें अच्छे से बताया है कि मतलब कोई भी एविडेंस जो जिससे ये साबित ना हो कि भाई इसका मौत कैसे हुआ, ठीक है, तो उसके टाइम पे इंक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इंक्वेस्ट का मतलब है कि कोई ऐसा लावारिस बॉडी मिला है जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये मरा कैसे, मारा किसने, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस का रोल आता है, ठीक है। उसमें परिस्थितियों को देखा जाता है कड़ी बाय कड़ी, ठीक है, और फिर उसको जोड़ते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब होता है परिस्थिति के आधार पर एविडेंस को ढूंढना, ठीक है। और कोरोबोरेटिव का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे एविडेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं।
तो जब ऐसा इनक्वेस्ट वाला सीन आता है, इनक्वेस्ट का मतलब ऐसा कोई लावारिस लाश मिलता है जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि इसको मारा किसने होगा, मरा कैसे है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो उस समय उस सारे एविडेंस का जो है यूज होता है। तो उस समय पे मान के चलो कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उस समय हियर से एविडेंस एकमात्र ऑप्शन रहेगा। अब हियर से भी है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि भाई मैंने आपको बुलाया कि अनीता मैडम आप बोलना मेरे पक्ष में, ठीक है, कि सुजीत अच्छा लड़का है और ना ये किसी का खून क्यों करेगा, ये तो हम लोगों को पढ़ाता था और अच्छा पढ़ाता था। मैंने ये बोलने के लिए अनीता मैडम को कोर्ट में लाया और अनीता मैडम बोलती है कि सुजीत 3rd क्लास का लड़का है, इसने मुझे पैसा दिया 5,000 की कोर्ट में जाके बोलना कि मैं इतना अच्छा लड़का हूँ, इसी ने मर्डर किया होगा सर, मैंने देखा था, ये मेरे इधर ही चाकू खरीदने आया था। मतलब मेरे पक्ष में बोलने के लिए मैंने उनको बुलाया और वो सीधा पलट जाता है, तो पलट जाने को बोला जाता है हॉस्टाइल हो जाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके। हॉस्टाइल का मतलब बदल जाना, भाई जिसके लिए बुलाया था वो ना बोल के वो सीधा मुकर जाता है, ठीक है, तो वो होता है हॉस्टाइल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया था पहले भी, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आप सामने वाले को लीड कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे आंसर टाइप में आप उसको सजेस्ट कर रहे हो। देखो लिखा है एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, ठीक है। मतलब आप कोई सवाल ऐसा पूछ रहे हो, जैसे मान के चलो मैं बोलूँगा अनीता मैडम विटनेस बॉक्स में है, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि आप मेरे से पढ़ती हो, आप अच्छा पढ़ाता हूँ ना मैं, तो वो क्या बोलेगी, हाँ हाँ आप अच्छा पढ़ा। ऐसा नहीं पूछा जाना है, ठीक है। मैं बोलूँगा आप कहाँ पढ़ती थी, तो मैं सुजीत सर के पास पढ़ती थी। कैसा पढ़ाते थे वो, अच्छा पढ़ाते थे या बुरा पढ़ाते थे, वो बोलेगी। मैं नहीं बोलूँगा कि वो अच्छा पढ़ाते थे ना, नहीं, मैं लीड कर रहा हूँ, फिर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलो हाँ अच्छा पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सवाल है वो आपको सीधा पूछना है, आपको उसमें कोई भी, और ये कब होता है, चीफ एग्जामिनेशन के टाइम पर होता है, ठीक है। और एक एविडेंस और होता है जो नहीं पूछा जाना चाहिए, वो क्रॉस में। क्या क्रॉस में नहीं पूछ सकते आप, तो क्रॉस में नहीं पूछ सकते स्कैंडलस क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई महिला है, ठीक है, और उससे आप क्रॉस कर रहे हो, तो आपको अपनी लिमिट में होनी चाहिए और सामने वाले का जो मर्यादा है उसका वो नहीं करना है आपको, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनका इज्जत को तार तार नहीं करना है, ठीक है, आपको मर्यादा में रह के सवाल करना है। तो ये है। तो लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप आंसर को भी बता रहे हो, उसको हिंट दे रहे हो, लीड कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया? थम्स अप दे दो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये अभी देखो प्रिजम्पशन, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ठीक है, कि प्रिजम्पशन का मतलब, नहीं मैंने प्रिजम्पशन बताया था, वो क्या बोलते हैं मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम वाला। ये है प्रिजम्पशन, 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और एक होता है मिक्स प्रिजम्पशन। मेनली 2 ही होता है, ये मिक्स विक्स का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें नया ऐड किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन जो होता है ना काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन 2 ही टाइप का होता है, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। तो फैक्ट का मतलब क्या है कि किसी तथ्य के आधार पर कोई विवाद है, ठीक है, तो उसमें आपको प्रिज्यूम करना है, तो वो हो जाता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। कोई ऐसा प्रिजम्पशन है, कोई ऐसा फैक्ट है, ठीक है, जिसमें लॉ का कोई कॉन्सेप्ट आ गया। अभी लॉ का कैसे है, अभी बताता हूँ। आपको पता होगा कोई भी प्रॉपर्टी पर आप रहते हो तो 12 साल के बाद अगर कोई क्लेम नहीं करता है 12 साल तक, तो उस पर आपका अधिकार हो जाता है। तो ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब है कि कोई फैक्ट के आधार पर आपको प्रिज्यूम करना है, ठीक है, कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना, ये जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो क्या होता है, मे प्रिज्यूम में कवर होता है, ठीक है। कोर्ट को लगेगा तो मानेगा, नहीं लगेगा तो नहीं मानेगा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है तो कोर्ट को जो है उसमें कंसीडर करना पड़ता है, वो शैल प्रिज्यूम के अंदर कवर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई लॉ से, जैसे मान के चलो अभी मैंने एग्जांपल बताया, कोई प्रॉपर्टी पे 12 साल से आप हो, ठीक है, और
लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि कोई भी प्रॉपर्टी पे आप 12 साल हो और कोई क्लेम नहीं करता है तो वो क्या होता है, एडवर्स पोजीशन के तहत आपका हो जाता है, बराबर। अब यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट क्या करेगा, हाँ भाई 12 साल में तो लॉ है तो इसमें क्या है, तो हटो तुम वहाँ से साइड हो जाओ, तो ये है लॉ, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में कोर्ट को शैल प्रिज्यूम के आधार पर जजमेंट पास करना होता है, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल देता हूँ लॉ का। जैसे मान के चलो कोई महिला है, उसका मौत हो गया, ठीक है, और उसके शादी का 7 साल ही हुआ था, मतलब उसके अंदर ही उसका मौत हुआ है, तो कोई बोलेगा कि ये डाउरी डेथ नहीं है, तो कोर्ट मान लेगा, नहीं मानेगा। कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट ये मानेगा क्योंकि 7 साल के अंदर हुआ है तो ये डाउरी डेथ ही है। क्यों, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, प्रिज्यूम करेगा लॉ के आधार पर, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा ना कि डाउरी डेथ है वो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो लॉ के आधार पर है, जैसा कोई लॉ का मतलब क्या, पहले से डिसाइड हुआ है, 12 साल है तो प्रॉपर्टी उसका, 7 साल के अंदर मरा है तो डाउरी डेथ, बराबर। जैसे अभी 280 दिनों में अगर कोई बच्चा होता है पति पत्नी के बीच तो लेजिटिमेट, क्या है ये लॉ के ऊपर चल रहा है ये धाराएं, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को शैल प्रिज्यूम में माना जाता है और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में कोर्ट के ऊपर है, उनको मानना है तो माने, नहीं तो नहीं माने, ठीक है। अगला है आपका, किधर गया आपका, अगला टॉपिक है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। ये तो डॉक्यूमेंट वाला है, ठीक है, कि ए प्रिजम्पशन इज रूल ऑफ लॉ that the court and judges shall draw a particular inference from a particular set of fact from a particular evidence. The evidence act has classified these presumption of 3, वही जो मैंने पहले बताया, may presume, shall presume और conclusive proof, ठीक है। conclusive proof को ही यहाँ पे irrefutable presumption कहा गया है। क्यों, क्योंकि आप इसमें इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन में आप उसको कोई भी एविडेंस देके रिब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। रिब्यूट करने का मतलब आप उसको बदल सकते हो, इररिफ्यूटेबल का मतलब आप बदल नहीं सकते, ठीक है। जो भी कोर्ट ने बोला वो सही बोला है। अभी मैंने आपको बताया था पति पत्नी वाला, 280 दिन के बीच अगर कोई बच्चा होता है तो बॉयफ्रेंड का भी है तो भी उसके पति का माना जाएगा, ठीक है। तो ये है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। अगला है आपका एडमिशन और कन्फेशन। इसका मैंने अच्छे से बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि एडमिशन का मतलब है कोई भी फैक्ट जब वो एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, किसी डिस्प्यूट के अंदर, तो वो एडमिशन कहलाता है। एडमिशन बेसिकली सिविल लॉ में होता है, सिविल केस में होता है। कन्फेशन का मतलब होता है कि भाई कोई भी अपराध आपने किया है तो उसको आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, कि हाँ मैंने किया है। तो कन्फेशन का मतलब गिल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस मैंने किया है। तो कन्फेशन कौन करता है, अक्यूज्ड करता है, लेकिन एडमिशन कौन करता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन आंसर का बनाया हूँ, वो भी आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, तो मस्त हो जाएगा। लॉन्ग आंसर मैंने बनाया इसका कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एडमिशन का मतलब है कि कोई भी पार्टी कर सकता है, सिविल केस में ज़्यादा होता है, किसी फैक्ट को एडमिट करने के लिए किया जाता है। और एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता। आपने कुछ एडमिट किया तो एडमिट करने के आधार पर कोर्ट आपको नहीं मान लेगा कि हाँ ठीक है इसने एडमिट किया है तो चलो केस ख़त्म, नहीं। लेकिन कन्फेशन में क्या होता है, किसी अक्यूज ने कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने किया है, तो कोर्ट वहीं पे केस ख़त्म कर देगा, उसको सज़ा सुना देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कन्फेशन में और एडमिशन में। समझ में आया सभी को, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? डन ना, चलो ठीक है। अगला है आपका, किधर गया अगला टॉपिक, ये कन्फेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट है आपका कन्फेशन ऑफ अकॉम्प्लिस। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉम्प्लिस वाला। देखो अकॉम्प्लिस का मतलब होता है सहायक, ठीक है। कोई बंदा है, ठीक है, अब मान के चलो वो बंदा कोई अपराध किया, अब अपराध करेगा तो वो किसी का हेल्प लेगा, बराबर। तो जब कोई अपराध करता है और उसके साथ जो अपराधी सपोर्ट में रहता है उसको बोला जाता है अकॉम्प्लिस,
ठीक है। अब वो अकॉम्प्लिस कभी कभी क्या होता है, बदल जाता है, मुकर जाता है कि यार मुझे भी सजा होगा, तो ऐसा करते हैं मैं सरकारी गवाह बन जाता हूँ और बोल दूंगा कि जो जो अपराध किया है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, मेरा सजा कम कर दो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अकॉम्प्लिस विटनेस। आपसे 2 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि कौन होता है अकॉम्प्लिस विटनेस। तो अकॉम्प्लिस विटनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा विटनेस जो अपराध में भी शामिल है, ठीक है, और वो कन्फेशन भी देने वाला है कि हाँ मैं बता देता हूँ किसने किया है तो मेरा सजा कम करवा देना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अकॉम्प्लिस विटनेस। ठीक है, अभी अगला सवाल है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ ये समझ में आया है ना अकॉम्प्लिस विटनेस वाला? हाँ, अकॉम्प्लिस याद रखना, 2 मार्क्स के लिए संभवतः पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन अकॉम्प्लिस विटनेस। अकॉम्प्लिस का मतलब सीधा होता है कि जिसने अपराध किया हो, ठीक है, और वो अब गवाह भी बनना चाहता है, तो गवाह बनेगा तो अकॉम्प्लिस विटनेस हो जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 4 में हियर से और डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हियर से एविडेंस जो होता है, हियर से का मतलब क्या होता है कि भाई किसी ने बोला। ठीक है, अभी डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, हियर से का एक्सेप्शन है कि भाई किसी ने, कोई मर गया, मैंने शुरू में भी आपको बताया था डाइंग डिक्लेरेशन अगर कोई देता है तो वो हियर से होता है। क्यों? क्योंकि वो देने वाला तो मर गया, अब जिसने सुना वही कोर्ट में आएगा। अब ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन होता है। तो कब कब एक्सेप्शन होगा डाइंग डिक्लेरेशन, उसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइंग डिक्लेरेशन का, देखो, स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड इज रेलेवेंट व्हेन इट इज रिस्पेक्ट ऑफ, सबसे पहला कॉज ऑफ डेथ, जो भी बंदा मर रहा है, ठीक है, वो ये बताना चाहिए अपने डाइंग डिक्लेरेशन में, ठीक है, कि उसके मरने का कारण क्या है। अब कुछ वो इरेलेवेंट बता के मर जाएगा तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, याद रखना 2-3 चीजें होनी चाहिए उसके डिक्लेरेशन में, तभी उसको माना जाएगा कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ इसका मैंने नोट्स भी बनाया था, शायद आप लोगों को भेजा है, नहीं भेजा है, देख लेता हूँ मैं, एक सेकंड दे दीजिए। डाइंग डिक्लेरेशन में दरवाजा लॉक किया था कि नहीं रे? दरवाजा लॉक किया था मैंने डोर। देखो इसका 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहला होना चाहिए व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। कोई भी बंदा जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो अपने मरने से रिलेटेड वो बातें बतानी चाहिए। ठीक है, कि उसकी मौत कैसे हुई है, पहली बात। दूसरा है मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब मरते समय जो भी बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो वो जो है उसको माना जाएगा आपका रेलेवेंट बंदे का डाइंग डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले बताया मैंने आपको कि वो बताएगा कि उसके डेथ का रीजन क्या है, सबसे पहला। ठीक है, दूसरा रीजन होना चाहिए द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज इन डेंजर ऑफ डेथ, फुल्ली अंडरस्टूड द डेंजर, ये होना चाहिए। तीसरा द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट डाइड, जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उसका मर जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट दे दिया और बाद में पता चला 6 महीने के बाद कि अरे वो तो बच गया, तो उसका जो स्टेटमेंट रहा होगा उसको डाइंग डिक्लेरेशन फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है द स्टेटमेंट इज वॉलंटरी एंड अनइन्फ्लुएंस्ड। कोई भी बंदा जो मर रहा है और मरते समय जो बयान दे रहा है वो वॉलंटरीली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई लालच में आके उसने बोला हो। ठीक है, इसके बाद है द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज साउंड माइंड, जो भी बंदा डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है मरते समय, ठीक है, उसका वो साउंड माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पागल ने मरते समय कुछ बोला और उसको आप डाइंग डिक्लेरेशन मार दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है कि भाई कोई भी बंदा जो मरने का डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो वो मरना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरा, वो मरने का रीज़न बताना चाहिए मरते समय, वो होना चाहिए, तब कोर्ट जो है उसको अलाउ करता है। ठीक है, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अगला टॉपिक है आपका
प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो होता है, the general rule of evidence is that a witness should tell the whole truth and produce all the document in the custody relevant to the matter in issue before the court. However, this subject to certain exception. They are called privilege communication. Okay. मतलब कोई भी विटनेस है, ठीक है, उसको कोर्ट के सामने जो है सच बोलना चाहिए, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके कस्टडी में मैटर से रिलेटेड वो कोर्ट में देना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी क्या क्या है इसके अंदर कवर हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जज और मजिस्ट्रेट, नो जज और मजिस्ट्रेट शैल कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज कंडक्ट इन हिज कोर्ट, दिस इज हिज प्रिविलेज। ओके, देखो, एनीथिंग विच केम टू द नॉलेज ऑफ द जज और मजिस्ट्रेट इन द ट्रायल ऑल्सो प्रिविलेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज आर प्रिविलेज। ए स्पाउस शुड नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड बाय द अदर स्पाउसेस ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है। हाउएवर विद द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस और इन सूट्स बिटवीन स्पाउसेस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग where one is accused of an offense against the other, the communication may be disclosed. तीसरा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इस सब में आपको प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। ये टॉपिक मैंने भी नहीं पढ़ा था यार। ए पब्लिक ऑफिसर शुड नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो उनको जो है प्रिविलेज मिलता है। कुछ ऐसी बातें होती है ना जो आप नहीं बता सकते कोर्ट में, तो उसका प्रिविलेज आपको मिलता है कि भाई ठीक है ये आपका प्राइवेसी का मामला है तो क्यों बोलोगे कोर्ट में, तो उसमें आपको प्रिविलेज मिलेगा कि ठीक है मत बताओ। तो ऑफिशियल में भी है कि भाई कुछ ऑफिशियल ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, जिसको नहीं बताना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल है तो नहीं बताएगा, उसमें उसको प्रिविलेज मिलेगा। तो यही है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनस ऑफ प्रूफ भी बोला जाता है इसको। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि भाई जो भी बंदा आपके ऊपर केस किया है ये उसको उसके ऊपर दबाव रहेगा कि तू बता कोर्ट को कि सही में वो गलत है, ठीक है। सामने वाला नहीं बताएगा कि मैं गलत हूँ, तुम बताओ कि वो गलत है, ठीक है। तो ये होता है ओनस ऑफ प्रूफ, इसको बोला जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और सिविल केस में जो प्लेंटिफ होता है उसके ऊपर यह बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इश्यू? ओके, गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है कैरेक्टर। कैरेक्टर का भी मैंने बता दिया था, चरित्र, ठीक है। कोई भी बंदा अगर उसका प्रीवियस कैरेक्टर गुड है, ठीक है, अच्छा है, साधु संत रहा है, तो उसको उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है, गुड कैरेक्टर का फ़ायदा मिलता है। अगर कोई बैड कैरेक्टर का है तो उसका रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन गुड कैरेक्टर का है। क्रिमिनल लॉ में गुड कैरेक्टर का बहुत वो है। मान के चलो मैं बहुत साधु संत आदमी हूँ, ठीक है, और बरसों से सेवा भाव से मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ, अचानक से मेरे से कोई अपराध हो गया, तो मेरे जो बैक हिस्ट्री में मैंने गुड काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो कोर्ट उसको कंसीडर करता है और उसमें सज़ा कम करता है, ठीक है, कि भाई ये पहली बार हो सकता है गलती से हुआ हो। जब इंसान साधु संत है, इतने अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, तो इससे समाज प्रेरित होता है, तो ऐसे लोग होने चाहिए समाज में, बराबर। तो इसीलिए कोर्ट उसको जो है थोड़ा लीनियंट भाव से उसको पनिशमेंट देता है, ठीक है। तो गुड कैरेक्टर ऑलवेज रेलेवेंट, बैड कैरेक्टर नो रेलेवेंसी। सिविल केस में कैरेक्टर का कोई रेलेवेंसी ही नहीं है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। क्या क्या? सिविल केस में कैरेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी का विवाद है, मैं गंदा आदमी हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉपर्टी मेरा है तो मुझे दो, सिंपल ना। तो सिविल केस में कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है, क्रिमिनल केस में कैरेक्टर का रोल है। कैरेक्टर का रोल अगर बंदा गुड कैरेक्टर का है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा, बंदा बैड कैरेक्टर का है तो उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। मैंने पहले भी मर्डर किया है, ठीक है, मैं आज भी मर्डर किया, तो क्या पहले वाले के हिसाब से मुझे इस बार भी ज़्यादा मर्डर का पनिशमेंट दे देगा क्या? नहीं, जो मर्डर का पनिशमेंट रहेगा वही देगा, बराबर। तो बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट, गुड कैरेक्टर इज ऑलवेज रेलेवेंट। सिविल केस में
नो कैरेक्टर रेलेवेंट। ठीक है, कैरेक्टर से यही है। अभी अगला टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन। मैंने बताया था 3 तरीके का एग्जामिनेशन होता है। पहला होता है चीफ एग्जामिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, तीसरा होता है री एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है जो वकील अपने विटनेस को बुलाता है वो अपने विटनेस से गवाही लेता है, चीफ एग्जामिनेशन। अब उसी विटनेस को अपोजिट वाला वकील जो एग्जामिनेशन करेगा उसको बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चीफ हो गया, क्रॉस हो गया। अब हो जाने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई विटनेस कुछ बताना चाहिए था, वो नहीं बताया। अब आपको लगता है कि उसको बताना ज़रूरी था, आप कोर्ट में बोलो कि मुझे उस विटनेस का गवाही वापस से लेना है। तो जब वापस से लेते हो तो उसको बोला जाता है री एग्जामिनेशन। तो यह आपका हो गया तीनों एग्जामिनेशन के बारे में। अगला है डॉक्यूमेंट। पहले यहाँ तक समझ में आया सभी को? नहीं तो पता चला मैं फटाफट भाग गया। समझ में आया? ओके, ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जब भी गो थ्रू करना होगा 1 घंटे में सारा एविडेंस एक्ट खत्म। ठीक है, अभी अगला है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मैंने बताया था एविडेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओरल, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिफाइन किया है। डॉक्यूमेंट 2 टाइप के होते हैं। डॉक्यूमेंट होता है एक पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब जो आपके पास होता है, आपके लिए होता है, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। और एक होता है पब्लिक। पब्लिक का मतलब है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो आपको मतलब यहाँ पे मिल सकता है, किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी के पास जो होता है वो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। प्राइवेट का मतलब आपका इंडिविजुअल। सिंपल, 2 लैंग्वेज में समझ लो। अगला है एविडेंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया था एविडेंस के बारे में कि भाई एविडेंस 14 टाइप के होते हैं, शुरू में ही बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अभी मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि एविडेंस का चैप्टर है और यहाँ पे आपको सब समझना चाहिए। तो एविडेंस जो होता है किधर गया मेन एविडेंस का चैप्टर, एक सेकंड, हाँ देखो, एविडेंस टोटल 14 टाइप का होता है। पहला होता है ओरल, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री, तीसरा होता है प्राइमरी, चौथा होता है सेकेंडरी, पांचवा होता है पॉजिटिव, छठा होता है निगेटिव, सातवां होता है हियरसे, आठवां होता है एक्सपर्ट, नौवां होता है रियल एविडेंस, 10वां होता है सरकमस्टांशियल एविडेंस, 11वां इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, 12वां कोरोबोरेटिव एविडेंस, 13वां जुडिशियल एविडेंस, 14वां नॉन जुडिशियल एविडेंस। ये सभी टाइप हैं। मैं एक बार और इसको अच्छे से बता देता हूँ। ओरल का मतलब जो बोल के दिया गया हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो। अभी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हो ना आप, उसको भी डॉक्यूमेंट्री में ही कवर कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपने व्हाट्सएप का चैट दिया, जीमेल दिया, ईमेल दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मार्फत से आप देते हो तो उसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कवर किया गया है। ठीक है, अगला है आपका प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ओरिजिनल एविडेंस। मेरे पास चेक था, ठीक है, जो चेक बाउंस हो गया, अब मैं वो बाउंस वाला चेक कोर्ट में सबमिट कर रहा हूँ, ये क्या है? ये प्राइमरी एविडेंस है। अगर मैं उसी का जेरोक्स कॉपी देता कोर्ट को तो वो क्या होता? सेकेंडरी होता। क्यों? क्योंकि मैं उसका कॉपी दे रहा हूँ। तो प्राइमरी का मतलब होता है ओरिजिनल, सेकेंडरी का मतलब होता है डुप्लीकेट। तीसरा होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि किसी भी अक्यूज्ड को उसको अक्यूज्ड साबित करने के लिए जो भी एविडेंस दिया जाता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव एविडेंस। ठीक है, अब वो अक्यूज्ड नहीं है, ये साबित करने के लिए जो भी एविडेंस वो देगा उसको बोला जाता है निगेटिव एविडेंस। ठीक है, अगला है आपका हियरसे। हियरसे का मैंने बता दिया था, कहीं सुनी बातें बोल के अगर किसी ने दिया हो तो, ठीक है, कि वो बोल रहा था उसको मार देगा, ये मैंने सुना। तो वो बोल रहा था तो तुमने सुना ना, तुमने देखा क्या उसको मारते? नहीं। तो ये हो गया हियरसे एविडेंस। अगला है एक्सपर्ट एविडेंस। अभी मैंने बताया एक्सपर्ट एविडेंस का, किसी ने साइन किया, अब पता ही नहीं है कि साइन किसका है, तो उसमें किसको बुलाया जाएगा? साइन एक्सपर्ट को। ठीक है, कोई फिंगरप्रिंट मिला है चाकू पर तो कौन बताएगा? आप बता सकते हो? नहीं। कौन आएगा इसमें? तो जो एक्सपर्ट होगा फिंगरप्रिंट मापने में उसको बुलाया जाएगा, तो उसको बोला जाता है एक्सपर्ट विटनेस। अगला है रियल एविडेंस। रियल एविडेंस का मतलब होता है कोई भी एविडेंस जो जगह पे प्राप्त हुआ हो, मर्डर हुआ है वहां पे वेपन मिला, क्या है? रियल एविडेंस है। उसके बाद किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं। मर्डर, रेप हुआ है, वहां पे पूरा कपड़े फटे हुए मिले, लड़की को जो हाथ बांधा था वहां पे वो सामान सब मिला,
तो ये क्या है, ये रियल एविडेंस है। रियल एविडेंस का मतलब होता है जो भी मौका वारदात पे प्राप्त होता है वो रियल एविडेंस है। अगला है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, इसको बोला जाता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कोई एविडेंस आपको नहीं मिल रहा है, बराबर, लेकिन परिस्थितियों के आधार पे आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है जहाँ से आपको शुरू होता है, उसको फिर धीरे धीरे कोरोबोरेट करके दूसरे एविडेंस के साथ कनेक्ट करके आप कंक्लूजन पे आते हो, ठीक है। तो ये होता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब व्हाट्सएप चैट, ईमेल, जीमेल, जो भी होता है एक्सेट्रा, वो सब। फिर है कोरोबोरेटिव एविडेंस। मैंने बताया अभी, आपके पास कोई एक एविडेंस है, उससे आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो उसको जोड़ो, एक दूसरे एविडेंस से कनेक्ट करते जाओ। तो क्या कर रहे हो आप, कोरोबोरेट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। फिर लास्ट है आपका जुडिशियल एविडेंस। कोर्ट के अंदर जो भी एविडेंस दिए जाते हैं वो जुडिशियल एविडेंस होता है, और पुलिस के पास जो भी एविडेंस होता है वो नॉन जुडिशियल एविडेंस होता है, ठीक है। तो ये 14 तरीके का एविडेंस आपको पढ़ना है, और मैंने अभी पढ़ा दिया, ठीक है। अभी अगला चैप्टर है आपका स्टोपल। स्टोपल का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछले सप्ताह में। स्टोपल का मतलब है कि आप लीगली किसी को आपने ऑथोराइज दिया है, अथॉरिटी दिया है, ठीक है। तो बाद में आप उससे मुकर नहीं सकते। मैंने किसी को प्रॉपर्टी बेचा और मुझे पता था कि ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है और मैंने बेच दिया, और बाद में ऐसा कोई एविडेंस मिल गया जिससे पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो मेरा ही था। अब आप कोर्ट नहीं जा सकते कि अरे यार मेरे पास नहीं था, अब भी आया तो नहीं बेचना है। नहीं, आपने पहले ही उसको अथॉरिटी दे दिया, पैसा दे दिया, आप कैसे वापस ले लोगे। मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी दिया था, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूँ कि आप मलाड का जुरिस्डिक्शन आपको देता हूँ, आप माल बेचो, ठीक है। अब मड आइलैंड में भी मैं माल बेच रहा हूँ जो अंधेरी के जुरिस्डिक्शन में कवर होता है थोड़ा सा, और बाकी आता है मलाड में। मैं बोलता हूँ कि नहीं आप मड में नहीं बेचोगे, मुझे मालूम ही नहीं था कि मड भी मलाड में है। ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लीगल अथॉरिटी पहले ही दे दिया था मलाड का। तो वहाँ ये काम होता है स्टॉपल का, ठीक है। तो पूरा टॉपिक कवर हो गया यार आपका फटाफट। अब है मिसलेनियस। नेक्स्ट वीक आप लोगों को मिसलेनियस कवर करा दूंगा, इसमें क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है।